अब तक आप लोगों को स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के एम्बिशंस के बारे में तो पता ही होगा, जो कि रिलायबल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देना है। स्पेसएक्स ने पहले ही हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं स्पेस में और करंटली बीटा वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। वहीं पे ब्लू ओरिजिन स्लैश अमेजॉन जो है कुछ सालों पीछे है, क्योंकि अभी वो ऑर्बिट भी नहीं पहुंचे हैं। दोनों कंपनी की सिचुएशंस देखते हुए लोग मजाक उड़ाते हैं ब्लू ओरिजिन का कि उन्होंने काफ़ी कम प्रोग्रेस करी है, मगर आयरॉनिक चीज़ ये है कि दोनों स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जो है डेकेड्स पीछे हैं सैटेलाइट इंटरनेट गेम में, क्योंकि बिल गेट्स ने पहले अपना सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की कोशिश कर ली है टेलीडेसिक नाम की अर्ली 1990s में ही। तो जान लेते हैं कहानी उस समय की जब बिल गेट्स ने अपनी खुद के स्टारलिंक को लॉन्च करने की कोशिश करी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए। टेलीडेसिक की ओरिजिनली शुरुआत जून ऑफ 1990 में हुई थी बिजनेस मुगल क्रेग मैकाओ के द्वारा। क्रेग ने पहले ही काफ़ी अच्छा काम किया था अपनी कंपनी मैकाओ सेलुलर से, जिसमें वो लीडर थे सेलुलर टेलीफोन मार्केट में। हालांकि उनके पिता ने एक्चुअली शुरुआत करी थी उस कंपनी की वे बैक इन 1966 एज अ केबल टेलीविजन प्रोवाइडर, और हालांकि उसने काफ़ी अच्छा सक्सेस मिली उसे उस इंडस्ट्री में। ये तब तक नहीं था जब तक क्रेग ने अपनी कंपनी का फोकस सेलुलर मार्केट में शिफ्ट किया, क्योंकि वो मेजर प्लेयर बन चुके थे। एटीएनटी ने आगे जाके मैकाओ सेलुलर को $12.6 बिलियन देके खरीदा 1993 में, जिसकी वजह से क्रेग एक बिलियनियर बन गया। तो क्लियरली क्रेग जो है वो किसी भी तरह से मजाक नहीं कर रहा था टेलीडेसिक के साथ। वो प्रीवियसली आइडेंटिफाई कर पाया था अपकमिंग बूम को सेलुलर मार्केट में, जिसकी वजह से वो एक अरबपति बन चुका था। और उसने यही एग्जैक्ट चीज़ सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट के साथ भी करने की सोची। जो पहले कुछ साल थे वो तो थोड़े धीमे थे, क्योंकि क्रैक जो है वो अभी भी फोकस थे मैकाओ सेलुलर में, मगर एक्विजिशन के बाद 1993 में क्रैक जो है उसने पूरा फोकस टेलीडेसिक में लगा दिया और नोटेबल पार्टनर को भी लेके आया जिसका नाम था बिल गेट्स। तो 1994 में क्रेग और बिल गेट्स ने मिलकर $5 मिलियन इन्वेस्ट किए कंपनी में, और क्रेग जो है वो इस आइडिया को पिच करने लगा कंट्रीज और कंपनीज के पूरी दुनिया में। मगर एक मिनट यार, दोनों क्रेग और बिल तो बिलियनर्स थे जिनके पास कनेक्शंस की कोई कमी नहीं थी बिजनेस वर्ल्ड में, तो आखिर उनको पैसे रेज करने की और इन्वेस्टर्स आने की क्या ज़रूरत है। देखो, जिस तरह से इलॉन का विजन है स्टारलिंक के साथ आज, उसी तरह से क्रैग का विजन था। वो इतना बड़ा था कि 2 बिलियनर्स भी अकेले मिलकर हैंडल नहीं कर सकते थे। और क्रैग जो है वो 10 या 20 सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर रहा था, वो 840 सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहता था स्पेस में। और उस समय ये टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो स्पेस में थी उससे भी ज़्यादा था, और अकॉर्डिंगली उसकी सेटअप कॉस्ट भी अराउंड $9 बिलियन की थी। हालांकि प्रोजेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, मगर उसने प्रॉमिस किया था इंटरनेट एक्सेस को बेसिकली यूनिवर्सल बनाने के लिए। कहीं भी हो आप, चाहे रिमोट लोकेशन में भी हो, तो आप टेलीडेसिक की सर्विसेज का इस्तेमाल करके शहर के लोगों से बात कर सकते हो। और क्योंकि कंपनी का विजन और लोग जो कंपनी चला रहे थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने कंपनी को एक चांस दिया। बोइंग ने वादा किया कि वो $100 मिलियन तक इन्वेस्ट करेंगे। साउथ प्रिंस अलवीद बिन तलाल ने इन्वेस्ट किए $200 मिलियन, और मोटरोला ने तो लगभग $750 मिलियन इन्वेस्ट किए। आयरॉनिकली जो कंपनी थी उसका कोई वर्किंग प्रोडक्ट नहीं था, मगर वो $1 बिलियन के आसपास उठा पाए थे, क्योंकि बिल गेट्स और क्रेग मैकॉ जो थे उसमें इन्वॉल्व थे। बहुत सारा पैसा रेस करने के साथ ही बिल और क्रेग जो है गवर्नमेंट को भी कन्विंस कर चुके थे कि एक पोर्शन रख लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जो कि एक्सक्लूसिवली टेलीडेसिक के नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्लियरली बिल और क्रेग जो है वो मजाक नहीं कर रहे थे अब तो, और ये टाइम था एग्जीक्यूट करने का। उन दोनों को पता था एग्जीक्यूशन कितना ज़रूरी है, तो उन्होंने बेस्ट पार्टनर चूज़ किया जो कि वो कर सकते थे। वो था ऑफकोर्स बोइंग। बोइंग को ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी सैटेलाइट्स को डिज़ाइन करने की, बिल्ड करने की और लॉन्च करने की। बोइंग के पास पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था स्पेस प्रोजेक्ट्स में काम करने का, तो ये बोइंग के लिए बाएं हाथ का खेल था। टेलीडेसिक की प्रपोज सैटेलाइट्स काफ़ी छोटी थी और उन्हें ज़्यादा दूर भी नहीं भेजना था स्पेस में, तो बोइंग ने प्लान किया कि क्लस्टर्स ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे एग्जिस्टिंग लार्ज बूस्टर्स पे। और हालांकि बोइंग काम कर रहा था टेलीडेसिक की सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, जो उनकी छोटी टीम थी टेलीडेसिक्स की 100 एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें उन्होंने फोकस किया रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के लिए और बाकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरे करे। सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, मगर यहीं पे टेलीडेसिक को अपना पहला दिक्कत देखने को मिली, क्योंकि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था टेलीडेसिक 840 सुपर स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहती थी, मगर बोइंग ने कहा कि कम बड़ी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाए। और क्योंकि बोइंग जो टेलीडेसिक का प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर था, टेलीडेसिक ने एग्री किया और प्रपोज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को सिर्फ 300 कर दिया कम करके। इस बदलाव का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये था कि बोइंग का प्रपोज प्लान जो था वो काफ़ी अच्छा था टेलीडेसिक के ओरिजिनल आइडिया से। हाउएवर एक फॉर्मर एम्प्लॉय जो टेलीडेसिक का था उसने इवेंचुअली रिवील किया 2016 में कि एक्सप्लेनेशन जो है वो कम्प्लीटली झूठ था, क्योंकि जो प्राइमरी रीज़न था, बोइंग जो है बड़ी सैटेलाइट्स को लॉन्च करना इसलिए चाहता था क्योंकि लेजेसी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स जो है उनके पास पहले से ही बड़ी सैटेलाइट्स इन्वेंट्री में थी।
अब छोटी सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर करना जैसे टेलीडेसिक को ज़रूरत थी वो उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होती उनके लिए, मगर मैन्युफैक्चरर जो है अपोज कर रहे थे इस आइडिया को, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी मोनोपोली है इंडस्ट्री में और नियरली इम्पॉसिबल था कि एक स्टार्टअप के लिए उनके अगेंस्ट कम्पीट करना, क्योंकि बार फॉर एंट्री काफ़ी ज़्यादा थी। हाउएवर अगर ये मैन्युफैक्चरर्स छोटी सैटेलाइट्स बनाने में एक्सपेंड करते तो बार फॉर एंट्री जो है वो कम हो जाती, जिसकी वजह से मार्केट शेयर लूज़ कर सकते थे वो स्टार्टअप्स के सामने। और इसी चीज़ के साथ ही जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें ये भी डर था कि अगर वो छोटी सैटेलाइट्स बनाने लगे तो यूएस मिलिट्री है वो छोटी सैटेलाइट्स को प्रेफर करेगी जिसमें काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो बेसिकली टेलीडेसिक को फोर्स किया गया था बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च करने में, क्योंकि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी मोनोपोली को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। हमें एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि बड़ी सैटेलाइट्स कितना कॉस्ट करती थी, मगर अज्यूम करते हैं सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की कॉस्ट $9 बिलियन की थी, तो हर सैटेलाइट की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $30 मिलियन की होगी। इसे पर्सपेक्टिव में लाने के लिए स्टारलिंक की सैटेलाइट्स एक्सपेक्टेड है कि $2.5 लाख पर सैटेलाइट कॉस्ट करेगी, और वो पहले से ही $5 लाख पर सैटेलाइट कॉस्ट करती है। क्योंकि स्टारलिंक की सैटेलाइट्स कंपेरेबल है छोटी सैटेलाइट से टेलीडेसिक जो कि लॉन्च करना चाहता था, मगर फिर भी कॉस्ट पर सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा है उनकी। तो अगर हम $9 बिलियन को 840 सैटेलाइट्स में बांट देते तो हमारे पास $11 मिलियन पर सैटेलाइट आता है, जो कि 20 गुना ज़्यादा है एक स्टारलिंक सैटेलाइट की जो आज है। सैटेलाइट कॉस्ट जो है वो 20 गुना ज़्यादा कम नहीं हुए पिछले 2 दशकों में, तो टेलीडेसिक जो है वो काफ़ी नुकसान में जाने वाला था जब बात आती है सैटेलाइट्स लॉन्च करने की। भारी नुकसान के साथ ही जो मेजर रेड फ्लैग्स थे वो आना शुरू हो गए थे कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस में, क्योंकि 1999 में 2 सैटेलाइट कंपनी जिसका नाम था इरिडियम कम्युनिकेशंस और आईसीओ वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर चुके थे। ये लोग सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट को तो टारगेट नहीं कर रहे थे, मगर सैटेलाइट फ़ोन मार्केट को टारगेट कर रहे थे। मगर इसने क्लियरली ये चीज़ तो बता दी थी उनके लिए भी अच्छा काम नहीं कर रही है ये। पहली झलक में तो आपको ऐसा लग सकता है कि या तो उनकी फंडिंग खत्म हो गई थी या फिर इन्वेस्टर्स पीछे हट गए थे। हाउएवर ये एक्चुअली .com क्रैश से पहले हुआ था, तो फंडिंग जो है इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी सिक्योर करने में। जो असली प्रॉब्लम आई वो ये थी कि कंपनीज के बहुत कम डिमांड थी उनकी सर्विसेज के लिए। जो ये लोग इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे वो थे लोग जो कि फिशिंग बोट्स में काम करते थे और ऑयल रिग्स में काम करते थे। एक और चीज़ दिमाग में ये रखनी होगी कि इस समय के दौरान एक सेलफोन कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बजाय कि एक इंटरनेट कनेक्शन होने के। तो अगर सेलफोन कंपनीज भी है इतना ज़्यादा डिमांड को नहीं ढूंढ पा रही थी, तो अनलाइकली था कि टेलीडेसिक जो है वो इस इंटरनेट के लिए डिमांड ढूंढ सके। और ये सेंस भी बनाता है क्योंकि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना दुनिया के हर कोने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, मगर कितने सारे लोग जो है वो गाँव में रहते हैं। लेट 1990s में वो इंटरनेट के एक्सेस के लिए ऐसा उनके पास डिवाइस होगा जो कि एक्सेस कर सकें और साथ साथ पैसे भी दे सके मंथली इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के। बाहर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज़ तो क्लियर है कि डिमांड क्यों इतनी ज़्यादा कम थी, मगर ग्रेग ने इस चीज़ को नहीं देखा था। इनफैक्ट उन्होंने एक्चुअली सोचा कि जो बैंक्रप्सीज थी इरिडियम और आईसीओ की वो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ थी, और उन्होंने अगले कुछ साल बिताया एक्वायर करने में इन दोनों कंपनीज़ को। एक पॉइंट पे तो उन्होंने $74.6 मिलियन इन्वेस्ट किए इरिडियम में ताकि वो चलती रहे क्लियरली। बाकी इन्वेस्टर्स जो थे टेलीडेसिक के वो इतना ज़्यादा खुश नहीं थे कि मैग जो है वो अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं बजाय कि टेलीडेसिक में फोकस करने के। इसकी वजह से एक इन्वेस्टर ने भी लॉसूट फाइल कर दिया अगेंस्ट मैकाओ के कि वो टेलीडेसिक के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ाने में आईसीओ में। चीज़ें जो है वो ख़राब होती जा रही थी और टेलीडेसिक जो है वो अभी भी एक सिंगल सैटेलाइट्स नहीं लॉन्च कर पाया था। और यहीं पे .com क्रैश भी हुआ। इन्वेस्टर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज़ करने लगे इधर से उधर, और उनके पास कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि टेलीडेसिक को फंड करें। वहीं पे बिल गेट्स ने स्टेप डाउन कर लिया था अपने रोल से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ होने से, और वो आगे जाके दान करने की सोच रहे थे। इसी वजह से उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था एक और स्टार्टअप को ग्रो करने में। इसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया कंपनी को बचाने के लिए। फॉर्चुनेटली हालांकि टेलीडेसिक ने कोई भी सैटेलाइट कॉन्ट्रैक्ट को लॉक नहीं किया था कंपनी के साथ। तो ओरिजिनली उन्होंने बोइंग के साथ तो काम किया था, मगर उन्होंने फिर मोटरोला पे स्विच कर लिया और उसके बाद स्विच कर लिया थेल्स एलिनिया स्पेस में। और आयरॉनिकली उनकी कांस्टेंट स्विचिंग काफ़ी अच्छी चीज़ बनकर सामने आई, क्योंकि उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉक नहीं किया था किसी भी कंपनी के साथ। तो एक्चुअली उनके पास बहुत सारा कैश था जो उन्होंने रेस कर रखा था, और इस यूनिक सिचुएशन को कंसिडर करते हुए इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया कि प्लग को पुल कर लेंगे जब तक वो कर सकते हैं। और क्योंकि स्ट्रक्चर था जिसमें पैसे रेस कर रहे थे वो स्टार्टअप्स के लिए, जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना के निकले अपनी इन्वेस्टमेंट से टेलीडेसिक से, बजाय कि वो कंपनी ने कुछ भी नहीं किया था अभी तक। हालांकि लेट इन्वेस्टर्स ने पैसों को गंवाया, मगर वो लॉसेस काफ़ी कम थे जब कंपेयर करें बाकी कंपनीज की जो कि .com क्रैश के दौरान बंद हो गई थी। एट द एंड ऑफ द डे टेलीडेसिक ने एम किया था कि वो रेवोल्यूशनाइज करेंगे ग्लोबल इंटरनेट को, मगर ऑनेस्टली ये बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी थी उन्होंने, वो भी कुछ दशक पहले ही। और कंबाइन करें इसे एक फैक्ट से कि टेलीडेसिक के पास खुद की कैपेबिलिटी नहीं थी लॉन्च करने की, और टेलीडेसिक जो है वो एक साइड प्रोजेक्ट था मैकगाओ का और गेट्स का। तो इसमें ये चीज़ देखने मुश्किल नहीं है कि क्यों प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मगर मैं ये चीज़
सोच के हैरान हो जाता हूँ कि इन दोनों जीनियस के पास आइडिया आ चुका था बेसिकली स्टारलिंक को लॉन्च करने का, वो भी 30 साल पहले। क्या आप लोगों को टेलीडेसिक के बारे में पता था? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि स्टारलिंक की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी इनसे तो। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।